Hey, hello everyone. Am I audible? Okay. ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर रहे थे। उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और आज थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं उस चैप्टर पे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी वेव्स। सो एक क्वेश्चन करो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे मान लो हम लोग अभी तक जो देखे थे, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। यंग्स मॉडुलस देखा था, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, और इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसी फॉर्मूला में बेस्ड एक क्वेश्चन, लेट्स से कि एक कंपोजिट वायर है। कंपोजिट वायर मतलब दो वायर का कनेक्शन है, ऐसा एक वायर और दो वायर, दोनों अलग अलग मटेरियल का है। डायमीटर डायमीटर इज 3 मिलीमीटर। ये वाला लेट्स से कॉपर का बना है एंड इसका लेंथ है 2.2 मीटर। और ये एक स्टील वायर है, स्टील का बना है और इसका लेंथ है 1.6 मीटर। इसमें जो ओवरऑल एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन है 0.7 मिलीमीटर जब हम लोग कोई लोड लगा रहे हैं। Extension is 0.7 millimeter when an external load is applied. Calculate the external load. Young's modulus of copper दिया हुआ है 1.1 into 10 to the power 11 Pascal, and Young's modulus of steel दिया हुआ है 2 into 10 to the power 11 Pascal. Question is, calculate the load applied. Calculate the load applied. मतलब कितना मास हम लोग इससे अटैच किए होंगे तभी ये सीन बना कंपोजिट वायर में। फ्लूइड्स भी कर ही लिया था एक साथ में। कैसे प्रोसीड करेंगे?
Then प्रोसीड कैसे करें? अभी कुछ लोड है, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों स्टील और कॉपर वायर में सेम होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर स्टील इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर कॉपर। क्योंकि इन दोनों का जो रेडियस है, डायमीटर है, वो नेग्लिजिबल है, तो हम लोग मास भी कॉपर और स्टील वायर का मास को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फोर्स इज कांस्टेंट, that is equal to the weight loads attached, and area is constant, diameter is 3 millimeter given. So we can say force per unit area for steel wire as well as copper wire will be same. अब अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब लेट्स से इसमें इलोंगेशन होता है डेल्टा एल ऑफ कॉपर और इसमें इलोंगेशन होता है डेल्टा एल ऑफ स्टील। तो हमें पता है डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.7 मिलीमीटर। ये हमें एक स्टेटमेंट पता है। अब देखो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा स्टील अपॉन एल स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। Yes, Khushi, force on copper will be more because of the steel, but see, the thickness is, the diameter of the wire is 3 millimeter, so we can neglect the mass of the copper and the steel rod. Diameter is too less, so mass will be very small, right, Khushi? So we can neglect that mass. Okay, Khushi? ओके अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन मिल गया। मुझे वाई स्टील पता है, एल एस पता है, वाई कॉपर पता है, एल सी कॉपर पता है। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गया डेल्टा एस और डेल्टा एल में, एल सी में। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 × 10⁻11 इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस कितना दिया है 1.6 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल सी अपॉन 2.2। तो 11 से काटो तो ये 2 टाइम्स में कट गया। ये 10⁻11 10⁻11 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 4। तो ये आ जाएगा 5 to 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस इक्वल टू, या फिर एक और काट दो 2। तो 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल सी। 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल सी। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे एल एस या एल सी में से कोई एक निकालो, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ गया। राइट, ये समझ में आया। मैं नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन करता हूँ। 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस, हमारे पास एक क्वेश्चन बना है 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल सी, एंड एल सी प्लस एल एस, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर।
तो मैं एलसी की जगह पे लिख देता हूँ 2.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस। तो ये बन गया 3.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एस इक्वल टू 7 मिलीमीटर, और डेल्टा एल एस इक्वल टू 2 मिलीमीटर। और जैसे ही डेल्टा एल एस 2 आया, डेल्टा एल सी क्या आ जाएगा? डेल्टा एल एस आ गया 2 10/2 5 मिलीमीटर। Now Young's modulus is force point area divided by डेल्टा एल, लेट्स से कॉपर वाला यूज कर लेते हैं, अपॉन एल ऑफ कॉपर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y ऑफ कॉपर था 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। एल सी वॉज 2.2 मिलीमीटर, 2.2 मीटर, इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इज 5d² by 4, डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, पाई d² by 4। यहाँ सॉल्व करो, एफ मिल गया। सही, तो क्वेश्चन बस लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था, राइट? बहुत सारे स्टेप्स करने थे। हाँ नहीं, जस्ट अ मिनट। तो ये आ जाएगा 5 into 10⁸ अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इज टू एफ। तो यहाँ से बन गया एफ इक्वल टू 45 पाई अपॉन 4, 45 पाई अपॉन 4 इंटू 10⁻²। कितना वैल्यू आ रहा है? 45 पाई अपॉन 4। नहीं, कुछ तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है शायद, एक बार चेक करना। 0.7, 0.7, अच्छा बाई 8। ओके, ये आएगा बाई 8, 45 पाई बाई 8, 45 पाई बाई 8। हाँ अभी ठीक है। ये आ रहा है 17.67 इंटू 10⁻²। अभी भी एक 10 का एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। 176 आंसर है मेरे पास, 1767 आ रहा है। अच्छा, एक 10⁻, दीपेंद्र कहाँ पर? 0.7, अच्छा ये 0.7 मिलीमीटर था एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये 0.7 होगा, ये भी 0.7 होगा, ये भी 0.2, ये भी 0.5। तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 10⁻1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 176.7 न्यूटन। हाँ न्यूटन। कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, बस कैलकुलेशन बहुत सारा है और कुछ नहीं है।
ये हो गया। खुशी, देखो, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ आयरन का डेंसिटी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली स्टील का। 8000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। इस स्टील का वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है। जो स्टील रॉड है हमारे पास, ये स्टील रॉड था, इसका लेंथ था 1.6 मीटर एंड डायमीटर वाज 3 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो अगर मुझे मास चाहिए तो मास क्या होगा, इनटू डेंसिटी। तो ये देखो क्या बन रहा है, पाई बाई 4 इंटू 9 इंटू 10 to the power -6 इंटू 1.6 इंटू 8000। तो ये देखो कितना बन रहा है, 9 पाई बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 8 इंटू 10 to the power -3। 9 इंटू पाई इंटू 1.6 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, ये बन रहा है 90 इंटू 10 to the power -3 kg, दैट इज 90 ग्राम। तो इतना कम मास है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर दिए। सर वैसे तो एक्सटेंशन भी सिर्फ एमएम में है तो। नहीं, लेकिन जब जो तुम फोर्स लगाए, जो तुम्हारा आंसर आया वो देखो कितना है। तुम्हारा आंसर है 176.7 न्यूटन, मतलब 17 kg के आसपास। ठीक है। वैसे अगर इतने डिटेल्स में जाएंगे तो हम लोग और भी बहुत कुछ होगा। पहला तो क्या होगा कि तुम ये नहीं बोल पाओगे ना कि सारे पॉइंट पे फोर्स चेंज कर रहा होगा। हम लोग लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, राइट। तो सारे पॉइंट पे फोर्स चेंज कर रहा होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उसके मास को नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड क्यूब, आनंद, इससे प्रीवियस कौन सा ये, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड क्यूब, a solid cube is subjected to a pressure of 5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Each side of the cube, each side of the cube is shortened by 1%. Find the volumetric strain and bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity of the cube.
अच्छा तुम लोग को ये चीज पता है ना, इसका एप्लीकेशन है, z इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r होता है। तो डेल्टा z बाई z होता है p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस r टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c। ये पता है, मैंने तो नहीं करवाया बट पता है, नहीं पता है। तो दोनों के उसके मेडिकल बैच वाले लेक्चर में नहीं हुआ है। अच्छा अगर नहीं पता है तो ये नोट कर लो, ये हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे सिलेबस एंड होने के बाद। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, प्लस r टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन बी, परसेंटेज चेंज इन सी, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन जेड। इसका एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए, डेल्टा वी बाई वी फाइंड करने के लिए। ये तभी एप्लीकेबल है जब परसेंटेज एरर बहुत कम हो, 1% 2% के ऑर्डर का हो, तब 1 2 3, उससे ज्यादा तो नहीं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिला डेल्टा वी बाई वी, 0.01 में ही खुशी। तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड लेंथ का क्यूब, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अब देखो मुझे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 दे रखा है, सॉर्टेड बाई 1%, तो ये इसका वैल्यू तो है 1, राइट। तो हमें मिल गया डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और मिल गया हमने डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.03। और अगर लेंथ शॉर्टेन हुआ है तो वॉल्यूम भी कम हुआ होगा। तो मैं डेल्टा वी बाई वी निगेटिव लिखना चाहूँ तो निगेटिव लिख सकते हो, माइनस। नाउ बल्क मॉडुलस इज p टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी। तो मुझे प्रेशर दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 0.03। तो क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल।
Done. Next heading though, application of elasticity. Application of elasticity. First, हम लोग जब कोई भी मशीनरी का वर्क हो रहा है तो हम लोग जो भी मेरे पास स्टील वायर है या कुछ भी है उसको हम लोग कभी भी उसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड नहीं स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है एनी मेटालिक पार्ट, एनी मेटालिक पार्ट, एनी मेटालिक पार्ट of a machinery is never subjected is never subjected to a stress beyond elastic limit, to a stress beyond elastic limit. Otherwise it will permanently deform permanently deform सेकेंड, जो हम लोग जैसे कुछ सामान लिफ्ट करना है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रोप ये सब यूज करते हैं। उस रोप का थिकनेस क्या होगा ये सब भी हम लोग इलास्टिसिटी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, द थिकनेस ऑफ मेटालिक ropes, the thickness of metallic ropes used in cranes to lift heavy load is decided from the knowledge of the elastic limit of the material, of the elastic limit of the material. And the factor of safety. जैसे अगर मैं एफ के जी वेट का कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन elastic limit. फाइन, कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है इसमें। हो गया नहीं सेकंड तक? नेक्स्ट थर्ड, the knowledge
of elasticity is applied in designing a bridge designing a bridge such that it does not bend too much does not bend too much or break under the load of traffic the force of wind or under its own weight किसी भी कंडीशन में जो ब्रिज है वो टूटना नहीं चाहिए, ना ही खुद के वेट के कारण, ना ही एयर के कारण, ना ही ट्रैफिक के कारण, राइट। तो ये भी हम लोग इलास्टिसिटी से डिटरमाइन करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ये ब्रिज का एक सेक्शन बना रहा हूं मैं। जैसे तुम लोग ब्रिज बनते हुए देखोगे तो बहुत पार्ट्स में होता है और उन सबको अटैच करते हैं एंड पे। तो देखे हो ना बनते हुए, वो LNT वाला जनरली बहुत बड़ा बड़ा होता है, उन सबको एक के बाद अटैच करते जाते हैं, राइट। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखे होगे कहीं पे। तो जैसे ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्ट है, उन सबको हम लोग अटैच कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर हमने सपोर्ट दिया और यहाँ पर हमने सपोर्ट दिया, तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये अपना इफेक्टिव लेंथ का काम कर रहा है, जहाँ तक हमने सपोर्ट दिया है इसको, मतलब ग्राउंड से सपोर्ट दिया है उसको, ब्लू वाला एरो। लेट्स से इसमें मैंने एक मिनट और बनाना होगा। हाँ, तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज L। इसके जो विड्थ है इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके थिकनेस को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मान लो इस पर मैंने एक इसका खुद का वेट है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एक धागे से ऐसे खुद के वेट को बांध दिया, और यहाँ पर एक W अटैच्ड है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये हल्का सा नीचे आया हुआ है, लेट्स से दैट इज डेल्टा। तो ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है WL³ अपॉन 4YBD³। तो जितना ये ब्रिज बेंड होगा उसका फॉर्मूला है। डन।
हो जाएगा तो बताना। ओके, नेक्स्ट देखो, हम लोग क्या चाहेंगे कि बेंडिंग थोड़ा कम हो मेरा। तो बेंड फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। W L cube upon 4 by B D cube। फॉर्मूला याद रखना। डेल्टा इज इक्वल्स टू W L cube upon 4 by B D cube। तो हम लोग क्या चाहेंगे, बेंडिंग कम हो। तो बेंडिंग कैन बी रिड्यूस्ड by using a material by using a material with with large Young's modulus। अब तो यहाँ पर डी क्यूब है और बी टू द पावर -1 है। तो अगर मैं डी को भी ज्यादा रखा, व्हाट वाज डी? डी थिकनेस। तो थिकनेस को भी ज्यादा रखा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेल्टा को कम कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, एज डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू b to the power -1 and d to the power -3, so depression can be depression can be decreased more effectively decreased more effectively by by increasing the depth rather than breadth। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा रखें, मतलब डी को काफी ज्यादा कर दें, तो जब मूविंग ट्रैफिक होता है, जैसे मान लो ये मेरा रॉड है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, दिस लेंथ इज डी, दिस इज बी। तो ये क्या होता है, ये ऐसा कुछ शेप बना लेता है, इस टाइप का, अगर मूविंग ट्रैफिक है इस पे तो। इसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग। इतना सारा चीज तुमको जानने का जरूरत नहीं है, बट जस्ट बकलिंग टर्म में याद रखना। बट a deep bar a deep bar has a tendency to bend under the weight of the weight of moving traffic. The bending is called buckling. The bending is called buckling. Buckling। चैप्टर में फ्लूइड्स का यूज है थोड़ा बहुत।
अच्छा, ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वायर ऐसा लेते हैं आई शेप का, इस टाइप का मटेरियल लेते हैं, देखे होगे तुम लोग, इस टाइप का होता है थोड़ा। तो बार टेकन is of eye shaped for for construction. This section provides this section this section provides a provides a large load bearing surface and enough depth enough depth to prevent bending to prevent bending. Also, the shape reduces the weight of the beam, the weight of the beam without sacrificing strength. Sacrificing strength and hence reduces the cost. Reduces the cost. ओके नेक्स्ट, इतना सब कुछ बस याद कर लेना, रट्टा मार लेना, इतना सारा चीज रट्टा मारने का चैप्टर है ये वाला पूरा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जो उसमें इलोंगेशन हुआ है, मतलब उसमें फोर्स लगा है, तो काइंड ऑफ वो बोल सकते हैं स्ट्रिंग जैसा थोड़ा सा इलोंगेट किया है। तो स्ट्रिंग में अगर एनर्जी स्टोर होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हुआ होगा। So the elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called strain energy. Is called strain energy. तो लेट्स से ये एक वायर है, इसमें मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ इसको स्ट्रेच करने के लिए। किसी इंस्टेंट पे इसका इलोंगेशन एक्स हुआ है, एल प्लस एक्स,
उस इंस्टेंट में मैं फोर्स F लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स को बोल सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L बाय L। तो उस इंस्टेंट पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ दैट विल बी y इंटू एक्स इंटू ए अपॉन L। इतना फोर्स लगा रहा हूँ उस इंस्टेंट पे मैं, जब इसमें एलोंगेशन x का हुआ है तो, राइट। अब मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज किया, लेट्स से dx मैंने और इंक्रीज किया, so लेंथ हो गया L प्लस एक्स प्लस डी एक्स। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट dx, दैट इज y a by L into x dx। और जो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करना है, 0 से डेल्टा L तक। इलोंगेशन, फाइनल इलोंगेशन लेट्स से डेल्टा L है, तो ये बन जाएगा y a L x स्क्वायर बाई 2, दैट इज डेल्टा L स्क्वायर, डेल्टा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो x की जगह डेल्टा L पुट करेंगे तो डेल्टा L स्क्वायर बाई 2। देन इसको और अच्छे फॉर्मेट में लेके आते हैं इस फॉर्मूला को। हो जाएगा तो बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो बस फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू y a by L y a by L इंटू डेल्टा L स्क्वायर बाई 2। हाँ खुशी। Okay. इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, हाफ को कॉमन ले लो, बाहर निकालो, तो ये बन गया 1/2 इंटू वाई ए डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा L, ऐसा लिख दो। तो ये चीज तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L अपॉन L। यहाँ से जनरेट करने का कोशिश करो टर्म, तो y डेल्टा L अपॉन L इंटू ए, ये फोर्स लिखा हुआ है, तो इस पूरे टर्म को मैं फोर्स लिख सकता हूँ, तो बन गया हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L। मेरा फॉर्मूला कहाँ कन्वर्ट हो गया, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। इतना सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब जितना मैंने वर्क डन किया वो क्या हुआ होगा, वो एनर्जी स्टोर हो गया होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो वर्क डन बाय अस
या फिर वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, stretching force is equal to energy gained by wire, energy gain by wire. जितना स्ट्रेचिंग फोर्स ने वर्क डन किया उतना वायर ने एनर्जी गेन किया होगा. हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन. राइट. यहाँ पर एक और टर्म का हम लोग बात कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी था हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ. तो देखो क्या बन गया, हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये बन गया. ये फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सारे फॉर्मूला से यहाँ से पहुंच सकते हैं. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर. जस्ट अ मिनट. या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन को लिख दो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो दो बार स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस. डन. ठीक है, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म हुआ. और एक और चीज है जो तुम लोगों को अभी पता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं फ्लूइड्स का बताता हूँ. नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड्स ही कर लेगा. वेव्स, ओके. ठीक है, पहले वेव्स कर दो. फ्लूइड्स का मैं एक पार्ट बताता हूँ थोड़ा सा, फिर वेव्स करते हैं, फिर फ्लूइड्स कर लेंगे उसके बाद. तो फ्लूइड्स का एक पार्ट जो यहाँ पर हमारे पास यूज आएगा, दैट इज कि जैसे मान लो कोई स्क्रीन विजिबल है या नहीं. स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ, ओके. यस. तो जैसे मान लो एक लिक्विड रखा हुआ है इसमें. व्हाट इज द साइन आफ्टर 1/2?
मल्टीप्लाई 1/2 into Young's modulus into strain का square 1/2 into stress. Okay. ओके, जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसमें हाइट h है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, ऐसा एक सेक्शन लिया यहाँ पर, ये लिक्विड का कॉलम लिया, तो इसमें लिक्विड होगा। लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, CSA जो है वो a है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो ब्लू वाले सेक्शन में है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज a into h, IR square h basically. Mass of liquid, let's say density of liquid is rho L, so mass of liquid is rho L into a into h, right? अब अगर इस सेक्शन का मैं FBD बनाऊं, इस पानी के सेक्शन का मैं FBD बनाऊं, तो इस पर दो फोर्स लग रहा होगा, एक एटमॉस्फेरिक, दो तीन फोर्स होगा। ऊपर की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P नॉट से रिप्रेजेंट करता है, तो एक नीचे की ओर प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स P नॉट ए। मान लो यहाँ पर प्रेशर P है, तो यहाँ पर एक ऊपर की ओर प्रेशर PA और एक नीचे की ओर mg, दैट इज rho L into A into H into G। तो एट इक्विलिब्रियम P नॉट A इक्वल टू P नॉट A प्लस रो L into G into H into A इज इक्वल टू PA। जो नीचे की ओर फोर्स वही ऊपर की ओर फोर्स, ए गेट्स कैंसल। नहीं अखिलेश, एक्चुअली फ्लूइड्स का एक कॉन्सेप्ट पिछले वाले चैप्टर में यूज है, तो मैं बस वो थोड़ा सा हिंट देके वो कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूँ, ताकि वो स्किप ना हो जाए बाद में। तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी। अगर तुम H साइड नीचे जाओगे पानी के अंदर, तो प्रेशर विल बी, या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर तुम बोल सकते हो, रो L इंटू जी इंटू एच होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर। देन सिंपल सा, अगर तुम H साइड नीचे हो तो रो जी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। हो जाएगा तो बताना। ये समझ में आ रहा है ना, प्रेशर इज फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स के लिए प्रेशर इनटू एरिया कर दिया मैंने। और ऊपर से लिक्विड नीचे पुश कर रहा होगा, प्रेशर नीचे वाला ऊपर पुश कर रहा होगा, डायरेक्शन। ये हम लोग देखेंगे, मुझे बस इस चीज का यूज है अभी, रो जी एच का। ये फ्लूइड्स वाले चैप्टर में काफी डिटेल्स में देखेंगे। डन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, यूजिंग द concepts of elasticity, we can determine, we can determine the maximum height of mountain
the maximum height of mountain on earth. तो जैसे माउंटेन है अर्थ पे, ये कुछ माउंटेन है लेट्स से एच हाइट का, तो जो जो ये होता है ना रॉक ये सब होता है, तो उसका जो होता है उसका इलास्टिक लिमिट फॉर रॉक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये तुमको याद नहीं रखना है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस ऑर्डर का होता है, याद रखने का जरूरत नहीं है। तो देखो इस पे प्रेशर मैक्सिमम इतना डाल सकता है रॉक पे, तो बॉटम मोस्ट रॉक के बारे में बात करो तो इसके प्रेशर क्या डल रहा होगा, ρ × G × H, और जनरली डेंसिटी ऑफ रॉक डेंसिटी ऑफ रॉक इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो प्रेशर ρgh होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट जितना प्रेशर डाल दिया 3 × 10⁻³ इंटू G is 10 × H, तो यहाँ से आ जाएगा 3 गेट्स कैंसिल, 10⁻⁴ इक्वल टू H, 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 किलोमीटर। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन जो हो सकता है अर्थ पे वो इस ऑर्डर का हो सकता है। और याद करो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना होता है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, एट एट फोर एट एग्जैक्टली, 8848 मीटर। देखो काफी सिमिलर आ रहा है, ये सब अप्रोक्सीमेट डेटा है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डन। टाइम है आपके पास 15 और 9 24 मिनट्स, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था फ्लूइड्स के इस कॉन्सेप्ट के कारण, सोचा था फ्लूइड्स के टाइम करूंगा, तो अगर ये तुमको पता है रोजी एच, तो एक दो क्वेश्चन और कर लो इलास्टिसिटी का, रोजी एच यूज होगा। क्वेश्चन, a sphere contracts in volume by 0.01% when taken to the bottom of sea 1 kilometer deep. 1 kilometer deep. Find the bulk modulus. Find the bulk modulus of the material of the sphere. Of the material of the sphere. Sphere. Density of water is 10⁻³ kg per meter cube. जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है सब कुछ।
जस्ट फॉर्मूला पुट करो, बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा पी क्या पुट करेंगे? डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर। तो सरफेस पे प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, एच हाइट नीचे। तो डेल्टा पी क्या होगा? रो जी एच अपॉन डेल्टा वी बाई वी। परसेंटेज में दिया हुआ है 0.01, तो ये क्या होगा? 0.01 बाई 100। तो ये आ गया रो इंटू जी इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11, 10⁻11 के ऑर्डर का। इजी था एक्चुअली। यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। देन नेक्स्ट। हाँ, इस चैप्टर में अब किसी को कोई डाउट? कोई भी? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कोई क्लास है? नो। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, वेव्स। वेव्स 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर स्टार्टिंग में कुछ चीज सेम है, तो जहां तक सेम है वहां तक साथ में चल रहे हैं। तो बेसिकली वेव्स क्या होता है? तो वेव्स इज, इट इज द प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस एनर्जी या फिर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अपने जगह नहीं मूव, अपने जगह से नहीं मूव करेंगे, बट एक से दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्यू लगा हुआ है, क्यू है यहाँ पे। इस आदमी ने क्या किया, ये छोटा बच्चा था, इसने इसको पुश कर दिया और सब बहुत पास पास खड़े हैं, तो क्या होगा? ये इसको पुश करेगा, 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 राइट? ऐसा काम तुम लोग बच्चों ने किए होगे, मैं भी मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो बच्चे लोग हैं वो अपने पोजीशन पर ही रहे हैं, लेकिन एक से दूसरे पे एनर्जी ट्रांसफर हो गया, या फिर डिस्टरबेंस फॉरवर्ड, डिस्टरबेंस प्रोपेगेट किया एक से दूसरे जगह पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव्स, राइट? यस। नेक्स्ट, वेव्स जो है वो 2 टाइप के हैं। वेव 2 टाइप के, और ये 2 टाइप 2 अलग अलग चैप्टर है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव, जो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव। एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जैसे मान लो एनर्जी इधर, या फिर
मोशन इधर हुआ कोई भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रस्सी लिया, इसको यहाँ फिक्स कर दिया और इस पर ऐसा वेव क्रिएट किया, या फिर आधा ही वेव क्रिएट किया, मान लो ऐसा वेव क्रिएट किया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पोजीशन होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर आगे जाता रहेगा। तो वेव इधर क्यों मूव किया है, तो वेव मोशन इधर है, बट पार्टिकल का बात करो तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, पार्टिकल मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव उसको बोलेंगे जहां पर पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में मोशन ऑफ पार्टिकल इज perpendicular to the direction of motion of wave, to the direction of motion of wave. For example, wave motion on a string, wave motion on a string. ये फील आ रहा है क्या किस चीज का बात कर रहा हूँ, या फिर उसका भी बात कर लो, रिपल्स ऑन वाटर। जैसे तुम एक स्टेशनरी पॉन्ड है या लेक है, उसमें तुमने एक स्टोन फेंक दिया, तो क्या होता है, वो रिपल्स फॉर्मेशन होता है। तो रिपल्स कैसा होता है, रिपल्स ऐसे आगे जा रहा होता है, तो रिपल्स का मोशन इधर होता है। लेकिन क्या इसके अगर एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल पर फोकस करोगे तो क्या ये आगे जा रहा है या वहीं पर रुका रहेगा, वहीं पे रुका। वहीं पे रुका रहेगा, या इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि वही उसी पोजीशन पे वो ऊपर नीचे करेगा। जैसे मान लो एक थर्मोकोल का टुकड़ा तुम वहां पर डाल दो, तो वो थर्मोकोल का टुकड़ा क्या होगा, ऊपर नीचे करेगा। तो वहां पर का जो वाटर होगा वो अपने पोजीशन पर ऊपर नीचे करेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, राइट। तो ये यस। एक और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आ, क्या था, रिपल फॉर्मेशन इन स्टेशनरी पॉन्ड। राइट, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव तुमने पढ़ा है एक साउंड वेव के बारे में, उसमें क्या होता है, अगर वेव मोशन इधर होता है, वेव मोशन, तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तुमने पढ़ा है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, राइट। पार्टिकल पास जाता है, पार्टिकल दूर जाता है, एंड सो ऑन। क्लास 9th में आई गेस, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा है ना कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। यस, नो, ओके ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फोकस कर लेंगे, पार्टिकल मोशन वाले को। अभी हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर से। तो पार्टिकल मोशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल to the direction of motion of wave, to the direction of motion of waves. Example, sound wave, sound wave। जैसे मान लो ये एक स्पीकर है, यहाँ पर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स है, तो अगर मेरा साउंड एनर्जी आगे जा रहा है, जैसे मेरा साउंड एनर्जी अगर इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो पार्टिकल्स कैसा मूव करते हैं, ये आगे मूव किया, लेट्स से ये वाला पीछे मूव किया, ये आगे मूव किया, ये पीछे मूव किया, कोई एक आगे कोई एक पीछे, ऐसा। बहुत फास्ट बना दिया मुझे।
ये आगे मूव किया, ये भी आगे मूव किया, ये भी आगे मूव किया। यहाँ पर जो सारे पार्टिकल्स है ये पीछे मूव किए, ऐसा। फिर आगे वाले आगे मूव किए, यहाँ वाले पीछे मूव किए। तो यहीं पे क्या होता है, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, इतना दूर, इतना दूर खाली हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन याद आया? नहीं था क्या सिलेबस में? हाँ ओके नहीं, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हो जाएगा तो बताना। देन ओके, थैंक यू। ठीक है, अब वापस आता है जैसे एसएचएम। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन ही एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन ही वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोट, an equation can represent a wave, represent a wave if d2 पार्शियल डेरिवेटिव तुम लोग को बताया था वर्क पावर एनर्जी में, del 2 y by del t square is equals to some constant times of, is equals to some constant times of del 2 y by del x square। जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें पता चलेगा ये एग्जैक्ट ऐसा कुछ इक्वेशन है। वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस स्पीड से वेव आगे मूव कर रहा है, उसका स्क्वायर टाइम्स ऑफ del 2 y by del x स्क्वायर। क्वेश्चन, चेक वेदर, दो होता है ना, डाउ, डी ए यू, डाउ क्या, अच्छा डेल बोलते हैं, तुम जो भी बोलो, डेल ऐसा del 2 y by del t स्क्वायर। चेक वेदर y equal to a sin kx plus omega t plus phi represents wave equation or not, represents wave equation or not। या फिर ऐसा लिख लो, कैन रिप्रेजेंट वेव इक्वेशन और नॉट। कैन क्योंकि जरूरी नहीं है कि वेव का ही हो, और भी किसी भी चीज का हो सकता है, इसलिए मैं कैन यूज कर रहा हूँ।
पार्शियल डेरिवेटिव्स करने आता है ना, जैसे भाई डेल टी स्क्वायर है तो टी की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, एक्स है तो एक्स की टर्म में डिफरेंशिएट करो 2 बार। If we differentiate in terms of x, we have to assume all those are variables as constant. Yes. सब लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे, ये नहीं देखेंगे। द नॉट इक्वेशन ओके नहीं रिप्रेजेंट करेगा रंजन। सबका ये आया डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर और डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ तक चेक करो, सेम एक्सप्रेशन आया है। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत, जैसे जब हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सारी चीजों को कांस्टेंट मानेंगे एक्सेप्ट टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब के एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 0, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो एक ओमेगा बाहर आ गया, फाइव को डिफरेंशिएट किया 0। सिमिलरली 2-3 बार डिफरेंशिएट करो, जैसे भी डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5। सिमिलरली यहाँ से 1/k² टाइम्स ऑफ del 2y/del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो तो क्या आया, del 2y/del t स्क्वायर अपॉन del 2y/del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो देखो उस फॉर्मेट का आ गया
और थोड़े दिन बाद हम लोग करेंगे कि ओमेगा बाई की जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से बन गया del 2y बाई del x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई k स्क्वायर टाइम्स ऑफ del 2y by del x square. So this equation will represent a wave. Done? Okay, homework. Homework. Question. Y equal to e to the power b times of x minus vt. Does this equation represent wave equation or not? Does this equation represent wave equation or not? ये क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा सॉल्व बुकलेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल properties of solid, and read NCERT, mechanical properties of solid, mechanical properties of solids. All the solid question. NCERT skip नहीं करना, NCERT सारे चैप्टर करते रहना। फाइन। हाँ अखिलेश। Okay. Will there be TWT? Khushi next week. Next week SHM का this Sunday. This Sunday. संडे को और कोई एग्जाम है? नहीं खुशी, संडे को नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत सारे एग्जाम है, पेपर टाइप नहीं हो पाएगा।